Hello guys, this is Shailendra Pandey. Today we are starting lecture number 13. पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से क्रॉस प्रोडक्ट की बात किया था, जिसको आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो। दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट करना था तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला बहुत खतरनाक सा आया था। ए क्रॉस बी के लिए जो फॉर्मूला आया था वो काफी बड़ा सा फॉर्मूला आया था, तो उसको रट पाना बहुत सारे बच्चों के लिए इजी नहीं होता है। तो हम लोग इसी चीज को दूसरे मेथड से करते हैं, जिसको आप मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से समझते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमेशा लिखा जाएगा। इसके नीचे आपको बस एंट्री फिल करनी होती है। जैसे अगर आपका पहला वेक्टर था ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू थी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो आपको आई वाला आई के नीचे रखना है, जे का जो कोफिशिएंट है वो जे के नीचे रखना है, और जो के का कोफिशिएंट है वो के नीचे रखना है। सिमिलरली दूसरे वेक्टर बी की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा आपका बी एक्स, ये बन जाएगा बी वाई, और ये बन जाएगा बी जेड। इस सीक्वेंस में कहीं भी गड़बड़ नहीं करना है। कई बार आपसे क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस k कैप। ऐसा क्वेश्चन बना। ऐसे में अगर आपने एंट्रीज को फिल करने में गलती कर दिया तो क्वेश्चन गलत होना तय है। तो बहुत ध्यान से आपको ये चीज करनी होती है। आई के नीचे आई वाले, यहां पे 2, 3 और यहां पर 0, क्योंकि इसमें के कैप नहीं गिवन है। इसमें क्या है, आई वाला -3, जे का टर्म नहीं है इसलिए जे वाले में 0 और के का कोफिशिएंट 1। डिटर्मिनेंट ओपन करना कितने लोगों को आता है? सभी को आता है, तो बहुत अच्छी बात है। इस डिटर्मिनेंट को बेटा हम लोग सीधे सीधे ओपन करेंगे। तरीका होता है इसको किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना होता है। तो रो का पहला एलिमेंट हमने लिखा आई कैप, इसके बाद जो बच गया इसको छिपा दो, इसको छिपा दो, ये बचा ये चारों, ठीक। दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई बाई ए वाई बी जेड सब्ट्रैक्शन माइनस ए जेड बी वाई। इस तरीके से सिंपल आप करते हैं। दूसरा जो एलिमेंट होता है इसमें हमेशा माइनस लगता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो माइनस जे कैप, इसको भी छिपा लीजिए, जो बच जाए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तीसरा एलिमेंट के कैप, इसको छिपाइए, इसका रो और कॉलम छिपाइए। क्या बचा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट के रूप में रख सकते हैं। चेक कर लीजिए, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था, लेकिन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखने से ये बहुत ही इजी हो जाता है। क्लियर है? इतने में कोई डाउट किसी को? दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज उसी दिन बता दिया था। कभी भी आपसे कहा जाए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आप उसके डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। ए डॉट बी शुड बी 0। लेकिन अगर कहा जाए प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो आपको फिर वहां पे कॉन्सेप्ट किसका लेना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट का। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा एन कैप, और अगर वो थीटा 0 डिग्री है तो आप वहां कहोगे ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 वेक्टर आनी चाहिए। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा आपके पास। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर जो है दैट इज माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। कहा जा रहा है प्रूव करिए ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो जल्दी से ए क्रॉस भी निकालिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनका ए क्रॉस बी जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल होना
चाहिए तो आई जे के 2 -3 -1, देखिए 2 -3 -1 -6 9 एंड 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, आई कैप ये हो जाएगा -9 -9 माइनस जे कैप वाले टर्म्स को अगर हम छिपाएंगे तो बन जाएगा 6 -6 प्लस के कैप, इसको अगर हम लोग छिपा दें तो ये बन जाएगा 18 -18। ये आप सबको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू ओवरऑल सॉल्व होकर के किसके इक्वल आ रही बेटा? 0 वेक्टर के इक्वल। वेक्टर लिखना जरूरी है अगर लिख रहे हो तो, वैसे जेई में लिखना नहीं होता है इसलिए चलेगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ओवरऑल कितनी आ गई? 0। इट मींस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 0। वी हैव सम अदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जैसे आपसे कहा जाए, कभी भी आपसे कहा जाए डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है हमारे पास i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। हमसे कहा जा रहा है कोई चेक करो, इसमें चेक करो। सो एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया गया कि वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हम लोगों से कहा गया कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू। तो सबसे पहली बात, अगर कोई एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो होता है ए क्रॉस बी। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में लिखवाया था ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर था जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। इनफैक्ट इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इन दोनों के प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ठीक, इस प्लेन में ये देखो ए वेक्टर है, ऐसे रखा हुआ है ए वेक्टर, और ऐसे रखा हुआ है बी वेक्टर। क्लियर? तो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कहा गया कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपको दिमाग चलाना चाहिए। सबसे पहले आप क्या निकालिए? ए क्रॉस बी। बोलो ए क्रॉस बी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे ना? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। तो
तो अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। अब हमसे कहा जा रहा है कोई एक ऐसा वेक्टर बताइए जो यूनिट वेक्टर हो और ए और बी के परपेंडिकुलर हो। ठीक, ए और बी हमको पता था, तो हमने ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर भाई कैसे निकालोगे, इसमें इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपका आर वेक्टर है, तो हमको आर कैप चाहिए। आर कैप की वैल्यू 3i माइनस 3j माइनस 3k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। चेक करो भाई, तो मैंने वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर? वी हैव वन मोर क्वेश्चन। लिखिए, बाकी लोग भी वेक्टर पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, चलिए। तो वेक्टर पर ही बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा वेक्टर पर बेस्ड है, जल्दी से लिखिए। फाइंड अ वेक्टर whose length is find a vector whose length is 7 unit. Find a vector whose length is 7 unit and which is perpendicular to A vector and B vector. A vector and B vector. हमको ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। क्वेश्चन में कहा गया है इन दोनों के परपेंडिकुलर 7 यूनिट का कोई वेक्टर बताइए। इन दोनों के परपेंडिकुलर 7 यूनिट का कोई वेक्टर बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा? और कोई? 7 यूनिट का वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहली बात, आप इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालिए। तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है? ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट आप सबने पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आपने ए क्रॉस बी निकाला सबसे पहले, लेकिन हमसे क्या कहा गया, कितने यूनिट का चाहिए? 7 यूनिट का। तो सबसे पहले इस आर वेक्टर का क्या निकालो, कैप निकालो, मतलब आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक, यूनिट वेक्टर जब निकालोगे तो डायरेक्शन तो आर वेक्टर की होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। लेकिन हमको कितने यूनिट का चाहिए? तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाई 7। इट मींस हमको क्या निकालना है? 7 आर कैप। जल्दी से सॉल्व करिए। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया है। ए क्रॉस बी की वैल्यू डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करिए। वैल्यू आई होगी -3i प्लस 8j प्लस 5k। अब इसी में क्या करना है मुझे, इसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है आर कैप निकालने के लिए। सो आर कैप की जो वैल्यू होगी -3i प्लस 8j प्लस 5k डिवाइडेड बाई √9 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25। करेक्ट, ये आएगा आपका आर कैप। लेकिन हमको क्या निकालना था? 7 आर कैप। तो 7 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? एक क्वेश्चन और है हमारे पास। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है
फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई टिप ऑफ वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। हम लोगों से कहा जा रहा है 3 पॉइंट्स का टिप हमको पता है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर पता है। फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, यहां कहीं पर C पॉइंट है। इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स पता है। पोजीशन वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर पता है A वेक्टर, ये वाला वेक्टर पता है B वेक्टर, और ये वाला वेक्टर पता है C वेक्टर। क्लियर है? हमसे कहा जा रहा है इन तीनों पॉइंट्स से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। बोलो ट्रायंगल ये बन रहा है, हमको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए वी हैव मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, जैसे अगर ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, तो एरिया होता है 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए, AB AC, या फिर AC AB, या फिर CA CB। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और उसमें हाफ मल्टीप्लाई करिए, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का आधा। ये होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। कुछ बात समझ में आई? तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है? यू वांट ए बी वेक्टर। कैसे मिलेगा बेटा? ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये चीज तो मैंने आप लोग को सबको पढ़ाई है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है उसको पोजीशन वेक्टर के थ्रू निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक? तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करिए, जल्दी से घटाइए इन दोनों को। कितना आएगा भाई? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। इज इट क्लियर? आपसे अगर कहा जाए AC वेक्टर बताओ, इधर लिख रहा हूं मैं AC वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया? OC माइनस OA वेक्टर। तो बेटा ये रहा OC वेक्टर, ये रहा OA वेक्टर, घटाओ भाई। 2i गैप, ये तो हो जाएगा 0 प्लस 5k कैप। इज इट क्लियर? मैंने दोनों साइड्स के वेक्टर निकाल लिए, है ना? एंड देन अब हमारा काम क्या है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और उसमें बाई 2 करिए। सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ। ट्रायंगल का एरिया बताइए। ए क्रॉस बी आपने निकाला कितना? हाँ हाँ, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है। उसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ऐसा आया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल लोगे ना भाई?
सिंपल डिटर्मिनेंट बनाइए, इसको सॉल्व करिए, वो वैल्यू इतनी आई होगी। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बाई 2 कर लो। 165 आ रहा है मैग्नीट्यूड और बाई 2 किया आपने, करिए, अंडर रूट 165 होगा, है ना, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला होगा तो वो मैग्नीट्यूड आया होगा अंडर रूट 165 डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? तो अंडर रूट 165 मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 6.4 यूनिट स्क्वायर, 6.4 यूनिट स्क्वायर। देखो अंडर रूट 165 तो सब लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई डाउट वाली चीज नहीं है। वैसे भी जो ऑप्शन होगा उसके बेसिस पे आप टिक करेंगे, ठीक है। जब जेई में आएगा तो कोई ऐसा यहां पे टर्म नहीं बनेगा जो बहुत टफ हो, समझ रहे हैं, सिंपल बनेगा। जैसे अंडर रूट 64 बन गया तो आपको सीधे पता है 8, तो 8/2 हो गया 4, तो कुछ इस तरह का बनेगा जो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो। मेरा काम था आपको ये मेथड सिखाना। मेथड में क्या आपको पता चला कि अगर कोई भी ट्रायंगल पता है हमको, ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर हमको पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? किसी भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लो बेटा, ए बी क्रॉस ए सी, और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, बाई 2 कर दो, कर ले जाएंगे, सिंपल है। इसी को थोड़ा सा और अगर इन डिटेल हम बात करें, ये मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा दो वेक्टर्स पता है, फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, आपसे कहा जाए इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो आपने निकाल लिया। अभी ट्रायंगल का एरिया कितना था भाई? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अगर कहा जाए इसी से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, तो पैरेललोग्राम क्या होगा भाई? इसके पैरेलल इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम है। और एक पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल्स होते हैं भाई? 2। इसका मतलब पैरेललोग्राम का अगर एरिया पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर दैट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन बने, नीट में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे कि आपको 3 वेक्टर्स दे दिए जाएं, 2 वेक्टर्स दे दिए जाएं, आपसे कहा जाए कि पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तो यू विल अप्लाई सिंपल दिस कॉन्सेप्ट, ए क्रॉस बी निकालिएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, दैट्स इट। क्लियर? क्या बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया कैसे आता है, ये अच्छी चीज है। ए क्रॉस बी जब हम लोग करते हैं तो उस ए क्रॉस बी का मतलब समझना चाहिए। वैसे तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, सबको पता है, ठीक। जब ये क्रॉस वाले इस चीज को जब आप सॉल्व करते हो, हाफ तो ये दिख ही रहा होगा। ये जो चीज है इसके थ्रू हमको कहीं ना कहीं बेस और हाइट के बारे में पता चल रहा होगा। बोलो यार, बेस कितना है? अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बेस कितना है इस ट्रायंगल का? हाँ, समझ में आई बात? अगर आप बेस की बात कर रहे हैं, बेस तो भाई ए है, तो हाफ इंटू ए का मैग्नीट्यूड, सही है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट और चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो क्या यही हाइट है? और ये हाइट बोल दो, कंपोनेंट करके बताओ कितनी होगी? बी साइन, तो बी क्या है? चेक कर लो, ये क्या चीज बन गई? क्रॉस प्रोडक्ट बन गया ना, ए बी साइन थीटा। तो बस वही आप लिख देते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इज इट क्लियर? ठीक, तो फंडामेंटल चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड, लिखो भाई क्वेश्चन, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स 3i plus 4j minus 5k cap acting at point 1, 0, -2, ये पॉइंट है जिस पर ये फोर्स लग रहा है।
about the point about the point about the point 1 comma minus 1 comma minus 1. वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन. क्वेश्चन है आपसे, आपको मूवमेंट निकालना है. मूवमेंट का मतलब समझते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क. ठीक, रोटेशनल मोशन में आप पढ़ते हो. और टॉर्क का फॉर्मूला आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसमें आर वेक्टर क्या होता है बेटा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पर फोर्स लग रहा है, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, इन दोनों के बीच का ये जो वेक्टर होता है, क्या यही आर वेक्टर है? बोलो भाई. सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी को इस पॉइंट पर हमने कील ठोक कर दीवार में ठोक दिया. ठीक, और ये मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, एफ फोर्स. बोलो ये बॉडी क्या करेगी? अगर मैंने इसको यहां पे ठोक दिया कील लगाकर, तो ये बॉडी नीचे तो जा नहीं सकती. बोलो, तो इट विल ट्राई टू रोटेट. रोटेट करेगी या नहीं करेगी ये हमको नहीं पता, बट इट विल ट्राई टू रोटेट. बोलो यार. और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करने का ट्राई करता है, तो उसके पास टॉर्क होगा. इट मस्ट हैव सम टॉर्क. टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेकिन अगर यही फोर्स परपेंडिकुलर ना हो तो क्या करेंगे? देन वी विल टेक दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस. डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स का कंपोनेंट लोगे. बोलो भाई. वही करने की वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला आया, आर क्रॉस एफ. तो हमने क्या कह दिया? पॉइंट से इस वाले वेक्टर को हम आर वेक्टर कहते हैं. दिस इज आर वेक्टर. और ये जो फोर्स वाला है, इसको हम बोलते हैं एफ वेक्टर. सो आर क्रॉस एफ इज डिफाइंड एज टॉर्क. क्लियर? अब फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा था? 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 2 पर. किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है? 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1 पर. इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है. फोर्स यहां लगा है, तो चेक करो क्या यही आर वेक्टर है. क्लियर? तो आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर हमको गिवन है. हमसे कहा गया टॉर्क निकालो, तो बताओ भाई टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? आर वेक्टर बताओ पहले. हाँ, तो सबसे पहले आप लोग आर वेक्टर निकालिए. आर वेक्टर कितना आएगा? नहीं बेटा, इट इज नॉट परपेंडिकुलर. खुद चेक करिए क्या ये परपेंडिकुलर है. ये तो एक जनरल दिया है, हमको भी नहीं पता परपेंडिकुलर है कि नहीं है, क्या है भाई. हमको तो ये भी नहीं पता ना ये पॉइंट 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 2. वैसे तो ये अंदर होना चाहिए, इस बोर्ड के अंदर होना चाहिए पॉइंट, लेकिन अब अंदर कहां जाए हम. तो हमने एक जनरल पॉइंट बना दिए ऐसे. ठीक, हमको नहीं पता ये एंगल कितना है अभी, लेकिन 90 नहीं होगा ये श्योर है. मतलब ये कोई स्टैंडर्ड केस तो हम पढ़ा नहीं रहे कि जब उसके बीच का एंगल 90 हो. तो इन जनरल कोई भी एंगल हो सकता है. तो आप सिंपल सबसे पहले आप निकालिए आर वेक्टर. तो आर वेक्टर का तरीका क्या है? ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर. ये वो पॉइंट है बेटा. ओबी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? आई कैप माइनस 2k कैप माइनस ओए वेक्टर कितना होगा? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. इसको सिंप्लीफाई करिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कितना मिल जाएगा भाई? जे कैप माइनस के कैप क्रॉस एफ वेक्टर. वेरी सिंपल. नाउ क्वेश्चन इज सिंपल. टॉर्क की वैल्यू आप लोग कितनी बता रहे हैं? माइनस आई कैप माइनस 3j कैप
-3 के कैप, वेरी गुड, करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा -i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 3k कैप। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, वो बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब कुछ जेई में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। फंडामेंटल आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब आइए जेई में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जेई में जो प्रीवियस ईयर्स में आते हैं वो नीट में हो सकता है आपको अब मिल जाए या इस तरीके का कुछ मिल जाए, तो आप लोगों के भी काम में आएगा, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता है 3 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 वेक्टर हमको पता है 5 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर हमको पता है 5 यूनिट। द वैल्यू ऑफ 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर माइनस 2A2 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी? और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, -106.5, बी ऑप्शन है -112.5, सी ऑप्शन है -99.5 और डी ऑप्शन है हमारे पास -118.5। दिस इज द क्वेश्चन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बी का पता है, दोनों के सम का मैग्नीट्यूड पता है। हमसे कहा जा रहा है इसकी वैल्यू बताओ, ऑप्शंस ये दिए हैं, सॉल्व करिए। सॉल्व करो भाई। कितने लोग कर पाएंगे क्वेश्चन को? एक मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करिए सब लोग। बताओ भाई, कोई है जिससे सॉल्व हुआ हो? आपकी हिंट के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, अगर हमसे कहा गया इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ,
तो बेटा डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चेक करिए, मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिला। इसमें भी a1 स्क्वायर बोलो हमको पता है, a1 का मैग्नीट्यूड पता है तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हमको पता है। a2 का स्क्वायर भी हमको पता है 25। बोलो भाई क्या बचा है, a1 डॉट a2। a1 डॉट a2 का मतलब होता है a1 a2 cos थीटा। तो सबसे पहला गेम क्या है कि हम cos थीटा की वैल्यू को निकालें। cos थीटा की वैल्यू को आप यहां से चाहो तो निकाल सकते हो। आप कहोगे सर ये रिजल्टेंट का क्या है, ये रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। आप कहेंगे सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वहां से बोलो थीटा निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं। उसको अप्लाई करके आप यहां से सॉल्व करोगे। एक मेथड तो ये है, कर पाओगे भाई। दूसरा मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर इसी को मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। क्या बन गया ये, इट इज सेल्फ प्रोडक्ट a प्लस बी या a1 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a2 इक्वल टू 25। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर मतलब 9 प्लस a1 a2 और इसका भी a1 a2 तो आएगा 2 टाइम्स a1 डॉट a2 प्लस a2 स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू 25। चेक करिए यहां से आपको वही चीज डायरेक्ट मिल गई। a1 a2 की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस, तो -9/2 यहां यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे? जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर -118.5। तो आपके पास दो तरह के मेथड्स थे, दोनों से आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन बस दिमाग ये लगाना कि फालतू cos थीटा के चक्कर में मत पड़िएगा। डायरेक्ट अगर आप a डॉट भी निकालते हो सीधे सीधे यूज हो जाएगा, तो cos थीटा में उलझने का कोई मतलब हमको नहीं है, फालतू आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी केवल। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। एक क्वेश्चन और देखिए, हटा दूं, समझ में आ गया है? किसी कोई डाउट हो भाई पूछ लो अभी, ठीक है। आज की क्लास का आपका 7th क्वेश्चन, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b के, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज। ये हमारा क्वेश्चन है। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 4 ऑप्शंस है भाई। साइन इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, साइन इनवर्स n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और d है कॉस इनवर्स n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। आपसे कहा जा रहा है दो वेक्टर्स a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। एक चीज और दी गई कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड a माइनस b के मैग्नीट्यूड का n टाइम्स है, और आपसे कहा गया a और b के बीच का एंगल बताओ, और ये 4 ऑप्शंस है आपके सामने। करिए भाई, 1 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट आपको, सॉल्व करिए।
तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हुआ आप लोगों से? कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं डी। और कोई ऑप्शन भाई? और कोई दावेदारी है? बताओ भाई, कितने लोग सी कह रहे हैं, कितने लोग डी कह रहे हैं? हैं? सब सी कह रहे हैं? जब सब लोग कह रहे हैं तो भाई सही होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। कोई ऐसा है जिसको ना आ पाया हो बेटा? ये बता दें। सिंपल है यार, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसका n टाइम्स है, ठीक? a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर उस मैग्नीट्यूड को मैं r बोल दूं, हाँ बस, अगर इसको मैं r बोल दूं, इसको मैं r डैश बोल दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई किसी को। तो r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और b a के बराबर है, तो प्लस 2ab cos थीटा। तो ये बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। डिफरेंस की बात करें तो उसको मैं r डैश बोल रहा हूं। डिफरेंस की जो वैल्यू है दैट इज अगेन 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला वही है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये वही सिंपल फॉर्मूला मैंने लगाया है। इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, यहां से आपको क्या मिल रहा है कि जो आर है वो n टाइम्स आर डैश है। तो आर का जो स्क्वायर होगा बेटा वो n टाइम्स आर डैश रखोगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा यहां पे? n स्क्वायर। n स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा है। तो एक बात तो श्योर हो गया होगा कि a और b में से कोई आंसर नहीं है। आंसर या तो c होगा या तो d होगा। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करो, इसमें से cos थीटा निकाल दो। कर पाएंगे? करने की भी जरूरत नहीं है, n स्क्वायर है। अगर n स्क्वायर लिखा हुआ है, cos थीटा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें n स्क्वायर हो और cos थीटा भी हो। बोलो यार, क्या ये बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, HC वर्मा सर की किताब में भी है, और ये क्वेश्चन आपका जेई में बहुत पहले आया भी हुआ है। आपसे कहा जा रहा है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स P एंड Q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। एक ऐसी रस्सी है जो अनस्ट्रेचेबल है, जिसको खींचा नहीं जा सकता। मतलब इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की कोई बात हमको नहीं करनी है भाई, कोई खिंचाव इसमें होने वाला नहीं है, इलास्टिक बॉडी नहीं है, सिंपल एक रस्सी है। दोनों को खींचा जा रहा है डाउनवर्ड विद स्पीड u, मतलब इसकी स्पीड भी u है और इसकी स्पीड भी u है। कह रहे हैं द मास m मूव्स अपवर्ड। ये जो मास m है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इन दोनों को नीचे खींचोगे तो मास किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। हमसे कह रहे हैं उसी ऊपर जाने वाली ये जो स्पीड होगी कैपिटल M वाले मास की, वो स्पीड हमको बतानी है, ठीक? और इसके 4 ऑप्शंस हैं, 2u cos थीटा, u अपॉन cos थीटा, 2u अपॉन cos थीटा, और डी पार्ट है u cos थीटा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया बेटे? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। और बाकी लोग, और कोई? सी ऑप्शन, 2u अपॉन cos थीटा। एनीथिंग एल्स? ए और डी बचा है अभी।
2 हो गया, BD। सर कोई तो सही होगा ही होगा। कैसे सॉल्व होगा भाई? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। आप कहेंगे सर अगर इसको मैं u स्पीड से खींचूंगा तो ये रस्सी इधर u स्पीड से आएगी और ये वाली रस्सी भी u से आएगी। तुरंत आपने कहा सर ने कंपोनेंट सिखाया है, u का कंपोनेंट किया, इधर की तरफ u cos थीटा, इधर की तरफ u sin थीटा। इस u का कंपोनेंट किया u cos थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा हो गया कैंसिल, u cos थीटा प्लस u cos थीटा 2u cos थीटा, खट से ऑप्शन दिख गया एंड हमने टिक कर दिया। वहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैथमेटिक्स के हिसाब से बढ़िया है, अच्छा है, सही है, आपने कहीं कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपने फिजिक्स के हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिजिक्स में जब आप कंपोनेंट करते हो तो कंपोनेंट हमेशा किसी बड़े वेक्टर का किया। देखो कंपोनेंट का मतलब होता है टुकड़े करना, तो टुकड़े किसके करोगे? जो बड़ा होगा उसके टुकड़े करोगे ना। इन दोनों वेलोसिटी की वजह से ये ओवरऑल किधर जा रहा है? इस u और इस u का रिजल्टेंट बोलो ये v रहा होगा, यही v निकालना है हमको। बोलो यार, इस वाले u और इस वाले u का रिजल्टेंट है ना जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है, तो बड़ा कौन है, u या v? u के 2 कंपोनेंट्स को जोड़ने पर अगर v आ रहा है तो तोड़ोगे भी v को कि u को तोड़ोगे? अरे यार 2 + 3 5 होता है, तो 5 को तोड़ोगे या 2 को और तोड़ोगे? 5 के कंपोनेंट करोगे ना कि सर 2 और 3। तो यहां पे कंपोनेंट किसके होने चाहिए? v का कंपोनेंट इधर की तरफ करो तो v का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा? तो बोलो क्या निकालना था हमको? v निकालना था। v कितना आया? नहीं समझ में आई बात? कंपोनेंट बेटा किसका करेंगे? जो बड़ा होगा। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट और भी अभी एक चैप्टर है सर्कुलर मोशन, उसमें काम में आएगा। जब आपसे बात किया जाएगा कि ये एक कार आ रही है और किसी सर्कुलर टर्न पे मुड़ रही है, तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि कंपोनेंट हम वेट का करें या नॉर्मल रिएक्शन का करें। वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा। सोचना आपको ये होगा कि भाई बड़ा कौन है, वेट बड़ा है या नॉर्मल रिएक्शन बड़ा है। मैथमेटिक्स के हिसाब से किसी का भी कंपोनेंट हम कर सकते हैं, जो आपने किया था वो भी सही था, गलत नहीं था वो, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वो गलत है। कुछ बात समझ में आई इस क्वेश्चन में? बोलो यार। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी बता रहा हूं भाई। अगर हम लोग ये मान लें कि ये जो लेंथ है रस्सी की, ये लेंथ कितनी है? L। देखना ध्यान से भाई, ये लेंथ कितनी मान ले? L। इस लेंथ को मान ले रहा हूं A, और ये जो हाइट है इस हाइट को कितना मान ले रहे हैं? X। अगर आप इसको खींचोगे, सॉरी, इसको अगर आप खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या इस x की वैल्यू घट रही होगी? इस L की वैल्यू घट रही होगी, लेकिन A कांस्टेंट है। बोलो यार, A कैसा है? इस A, L और X को रिलेट करने वाला एक्सप्रेशन बोलो, बहुत बढ़िया सा एक्सप्रेशन ये है, पाइथागोरस। L² = A² प्लस X²। इसी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो बहुत ध्यान से चेक करिएगा, L² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2L dl/dt। डिफरेंशिएशन बेटा जब भी करते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में यहां पे करना है? क्योंकि बात करनी है हमें स्पीड की,
तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो 2L dl by dt, ए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 2x dx by dt, सही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2L dl by dt जो है, क्या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ L है? क्या वही U है? बोलो यार, U का मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ L, दैट इज लाइक दिस, इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाई dt। क्या वही V है? चेक करो, 2 से 2 कैंसिल, क्या निकालना था भाई? U की वैल्यू कितनी आ गई? V इंटू एक्स बटे L। तो क्या इसको कुछ क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? x बाई एल क्या है बेटा? अगर ये थीटा है, ये x है, ये L है, क्या यही cos थीटा है? तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? U बराबर V cos थीटा, और हमको निकालना V था, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इज इट क्लियर? कोई डाउट? ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका जेईई में आया हुआ क्वेश्चन था। तो मैंने अल्टीमेटली आप लोगों को ये सब चीजें खूब डिटेल में करा दी हैं। अब मैं काइनेमेटिक्स के उस पोर्शन की तरफ चल रहा हूं जिसके चक्कर में मैंने आपको इतना वेक्टर पढ़ाया है इन डिटेल। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, मोशन की बात कर रहे थे। एक तरह का मोशन वहां पे है रिलेटिव मोशन। एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करे तो इस तरह का मोशन रिलेटिव मोशन कहलाता है। सो द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब एक साथ पिक्चर में दो या दो से ज्यादा लोग मोशन करें। अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे कि एक पार्टिकल को हमने ऐसे ऊपर फेंका और बाद में कैच कर लिया, तो ये मोशन कैसा था? इट वाज मोशन इन वन डायमेंशन, इट वाज वर्टिकल मोशन। अभी आप पढ़ोगे, हो सकता है कि एक पार्टिकल को ऐसे फेंका जाए और एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया जाए। बोलो कब टकराएगा? कौन इस पॉइंट को पहले पार करेगा? तो इस तरह का मोशन जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मोशन में हो, वहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट किसका लगाते हैं? रिलेटिव मोशन का। एक चोर यहां से चोरी करके भागा, पुलिस भी पीछे से भागी, ऑब्वियस है इंडियन पुलिस है, देर से आएगी। चोर चोरी करके भाग चुका है, पुलिस हमारी देर से आराम से आती है कि सब जो करना हो करवर लो, हम आराम से आएंगे, फिर पीछे पीछे दौड़ेंगे, ढूंढे डालेंगे कहाँ हो तुम, और सायरन बजाते हुए आएंगे कि भाग जाना, दिखाई मत पड़ना हम आ रहे हैं, तो भाग जाएगा। वो भाग रहा है, पीछे पीछे से पुलिस आ रही है, अब पुलिस जाएगी दौड़ करके और उस चोर को पकड़ेगी। ये जो मोशन है, अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए तो यू विल सॉल्व इट बाय रिलेटिव मोशन। इस कॉन्सेप्ट से इजी हो जाता है। अब बात आई सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट में बेटा ये है कि अगर केवल एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता तो बोलो हम सॉल्व कर लेते। केवल चोर भाग रहा होता तो हम बता देते कि भाई 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इतनी स्पीड है, इतने टाइम में वहां पहुंचेगा सर। बोलो यार, कोई लोचा ही ना होता। दिस इज व्हाट रिलेटिव मोशन इज। हम कोशिश करेंगे जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई एक रुक जाए। वैसे हमारे तो चाहने से कोई रुकेगा नहीं, ये सिर्फ एक मेथड है उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, ए जा रहा है इधर की तरफ किसी वीए स्पीड से, ये जा रहा है इधर की तरफ वीबी स्पीड से। फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इनकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ए वाला बी के लिए क्या कमेंट करेगा? भाई ये ऑडी से जा रहा है, ये आल्टो से जा रहा है। वो कहेगा यार ये तो 60 कम जा रहा है, हल्की गाड़ी है, मेरी गाड़ी से टक्कर नहीं ले पा रही है। बोलो यार, वो कहेगा ना कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम जा रहा है, स्लो जा रहा है। और आल्टो वाला क्या कहेगा? यार बड़ी तेजी से निकल गया फर्रे से, तो उसकी स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है। ये चीज क्या है? ये 60 कहां से आया? दैट इज रिलेटिव मोशन। ये 60 आपने निकाला, आपने कहा सर
अगर मैं इस बी को रोक दूं, इस बी को अगर मैं रुका हुआ मानूं, तो अपने रिस्पेक्ट में ये कह रहा है कि मैं तो भले रुका हूं लेकिन ये कितने से जा रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव मोशन। कुछ बात समझ में आ रही है? कई बार आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, आप अपनी ट्रेन में बैठे हैं, आपकी ट्रेन रुकी है, लेकिन बगल वाली भी अगर चल रही है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं हमारी गाड़ी तो नहीं चल रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबके साथ हुआ होगा। बाइक पे जब आप बैठ करके पीछे जाते हैं, कभी हाईवे पे इस बात को चेक करिएगा, आप बाइक पे बैठे हुए हैं, पीछे कोई और ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते टाइम मत देखना, जो पीछे बैठा हो वो देखे नीचे सड़क की तरफ। आप बाइक पे बैठे, बाइक चल रही 70-80 जिस भी स्पीड से, आप नीचे सड़क की तरफ देखिएगा। कुछ समय बाद आपको ऐसा इल्यूजन टाइप का फील होता है कि हमारी गाड़ी रुकी है, सड़क पीछे जा रही है। ऐसा कभी फील किया है? दिस इज व्हाट रिलेटिव मोशन इज। तो रिलेटिव मोशन में हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं और उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे को मूव कराना चाहते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो क्वेश्चन है, वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जिसके रिस्पेक्ट में बेटा बात करते हैं उसको हमेशा रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगर हमने लिखा VAB, इसका मतलब हो गया इट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसको आप किस में लाएंगे? रेस्ट में लाएंगे। B को रेस्ट में लाने का एक ही तरीका है, B इधर 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, आप इसमें 20 इधर की तरफ दे दीजिए, बोलो रेस्ट पे आ जाएगा। और अगर मैंने 20 इसको लेफ्ट में दिया है तो इसको भी दूंगा, ताकि कोई नाइंसाफी ना हो। बोलो यार, तो हम वही काम करेंगे, हम इसमें भी 20 इधर की तरफ देंगे। ये तो आ गया रेस्ट में, लेकिन इसकी स्पीड घट गई, और घट के कितनी हो गई? 60। तो इन जनरल एक कॉन्सेप्ट हम लोग बना लेते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देन देयर रिलेटिव स्पीड डिक्रीजेस। तो A ये है, ये B है, इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? VAB, जिसकी वैल्यू है VA वेक्टर माइनस, VAB का मतलब VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब एक ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ A, इधर जा रहा है 60 की स्पीड से। एक ऑब्जेक्ट है यहां कहीं पर B, ये आ रहा है इधर मान लीजिए 20 की स्पीड से। इस बार अगर आपसे कहा जाए रिलेटिव स्पीड बताइए, तो आप फिर से वही बात कहेंगे, सर VAB का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। B के रिस्पेक्ट में करना है तो रेस्ट में कौन है? B। और अगर इस B को रेस्ट में लाना है तो तरीका क्या है? यही 20 इधर दो। बोलो यार, और अगर इसमें दिया है तो इसमें भी देंगे। तो बोलो VAB की वैल्यू कितनी हो गई? पक्की बात है, ये रेस्ट पे आ गया और ये 80 चलने लगा। क्या इसी को आप कहते हो कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दैट इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक, अब आते हैं इसी चीज को कि ये क्या चीज है। ये दो वेक्टर्स का डिफरेंस है, दो वेक्टर्स का डिफरेंस है ये। तो हमें वेक्टर्स का डिफरेंस आता है भाई। ये A वेक्टर है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी का ये B वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमसे कहा गया VAB निकालो, रिलेटिव स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो हमने भी कहा भाई B को रेस्ट में लाओ। B को रेस्ट में लाने का एक ही तरीका है यार, B की वेलोसिटी इधर है, इधर B भी दे दो, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो काम इसके साथ किया है, बोलो वही सेम काम A के साथ करना है। सही है? इसका मतलब मेरा कहना बस इतना सा है कि ये जो VAB लिखा है, जिसको आप VA माइनस VB लिख रहे थे, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? VA माइनस VB को VA वेक्टर प्लस
माइनस वीबी वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं। फायदा क्या हुआ, वीए तो ऐसा ही है, वीए तो ऐसा ही है भाई, इसका एंगल कितना है, थीटा। वीबी जो कि इधर की तरफ था उसको मुझे क्या करना है, माइनस वीबी, मतलब उसको उल्टा कर देना है। तो चेक करो, ये हो गया हमारा वीबी। और अब क्या करना है, इन्हीं दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। बोलो यार, वीए वेक्टर में माइनस वीबी वेक्टर ऐड करना है, और बहुत ध्यान से देखो यही माइनस वीबी वेक्टर है, ऐड करो। ऐड करने का सबसे बढ़िया नियम कौन सा था आपका, पैरेललोग्राम्स लॉ मान लो। सिंपल, दो वेक्टर है, ऐड करना है, तो इसके पैरेलल यहां से, इसके पैरेलल यहां से, ठीक। बोलो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी, क्या वो रिजल्टेंट ये है, क्या यही वी ए बी है? इज इट क्लियर? यही वी ए बी है। वी ए बी की वैल्यू कोई बताएगा मुझे? वी ए बी इज द रिजल्टेंट ऑफ वी ए वेक्टर एंड माइनस वी बी वेक्टर। तो यही रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और उन दोनों के बीच का एंगल बोलो इस बार ये है, ये कितना है बेटा, दिस इज 180 माइनस थीटा। तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी। इज इट क्लियर? अगर मुझे रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, किसी एक को रोकूंगा, फॉर्मूले के लिए हमारे पास डेरिवेशन हमने किया, ये फॉर्मूला आ गया वी ए बी का। इज इट क्लियर एवरीवन? लेकिन अभी भी ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी तो चाहिए। मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कैसे आएगा भाई, चेक करो। डायरेक्शन के लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan अल्फा का। tan अल्फा का फॉर्मूला था b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ठीक। tan अल्फा में अल्फा कौन सा एंगल होता है, रिजल्टेंट का पहले वेक्टर के साथ एंगल। तो लेट अस सपोज ये रिजल्टेंट है, पहला वेक्टर ये वाला था, तो मैं इस एंगल को क्या मान ले रहा हूं, दिस एंगल इज अल्फा। तो बेटा tan अल्फा का वैल्यू बताओ, b sin थीटा, तो b कौन है, vb, सो vb sin थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है, वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो वो एंगल यहां कितना होगा, 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना भाई, va प्लस vb cos 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी vb sin थीटा अपॉन va माइनस vb cos थीटा, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। कोई डाउट? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। इसलिए इसमें माइनस आया, इसमें नहीं आया। अरे यार ये मिसप्रिंट है भाई ये ये रहेगा भाई, ठीक है ना, लिख लीजिए, लिख दीजिए जल्दी से एक क्वेश्चन। ये लिख लिया है, लिख रहे हैं, लिखो लिखो जल्दी लिखो। इस पर बेस्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन यही रिलेटिव मोशन जब प्रोजेक्टाइल में आता है तो क्वेश्चन टफ हो जाता है कि
एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन ऐसा है, इधर से एक बॉल को फेंका गया प्रोजेक्टाइल, एक इधर से फेंका गया प्रोजेक्टाइल, कहाँ टकराएगी, टकराते समय क्या वेलोसिटी होगी। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो वही चीजें टफ होने लगती हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ करके ही टफ क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं। लिख लिया इसको आपने? जल्दी जल्दी लिखो भाई, नहीं लिखा तो। सबने लिख लिया लगभग। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लिखिए। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए moves north with speed 54 kilometer per hour. Train A moves north with speed 54 kilometer per hour and train B moves south. Train B moves south with speed, train B moves south with speed 90 kilometer per hour. What is the क्वेश्चन लिखिए, what is the, पहला पार्ट है relative velocity of B with respect to A, relative velocity of B with respect to A. सेकेंड पार्ट है relative velocity of ground with respect to B, relative velocity of ground with respect to B. तीसरा क्वेश्चन है velocity of a monkey, velocity of a monkey running on the roof of train A. अब मंकी बड़ा अच्छा मैं नहीं बना पाऊंगा, कुछ मान लीजिए ये मंकी है, ए की छत पर चल छैया छैया कर रहा है, ऊपर ट्रेन के ऊपर बढ़िया डांस कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, इसके मोशन के अगेंस्ट। ट्रेन अगर नॉर्थ जा रही है तो मंकी साउथ जा रहा है। ब्रैकेट में लिखिए विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ब्रैकेट क्लोज। मंकी की जो स्पीड दी है किसके रिस्पेक्ट में दी है? ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। ब्रैकेट क्लोज करिए, आगे लिखिए एज ऑब्जर्व्ड बाई अ मैन ऑन ग्राउंड, एज ऑब्जर्व्ड बाई अ मैन ऑन ग्राउंड। क्वेश्चन समझ में आया? मैं बता रहा हूं एक बार फिर से, लिख तो लिया होगा आप लोगों ने। कह रहे हैं कि दो ट्रेन्स हैं, दो ट्रैक हैं, पैरेलल हैं, ऐसे पैरेलल ट्रैक हैं, दोनों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से हैं, ठीक। ट्रेन ए नॉर्थ जा रही है 54 की स्पीड से, 54 की स्पीड से। ट्रेन बी साउथ जा रही है 90 की स्पीड से, ठीक। ट्रेन ए की छत पे एक बंदर है, वो बंदर ट्रेन के अपोजिट जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हमें गिवन है 18। हमसे क्वेश्चन में कहा गया एक बी की स्पीड बताओ ए के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड की स्पीड बताओ बी के रिस्पेक्ट में, और मंकी की स्पीड बताओ। जो एक कोई आदमी अगर रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा होगा, वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता, खड़ा होगा, हो सकता है मरने वरने जा रहा हो, वहां खड़ा है और वो देख रहा है कि ऊपर मंकी ऐसे ऐसे कुछ दौड़ा भागी कर रहा है, ठीक। वो इंसान मंकी की स्पीड को क्या बताएगा?
तो देखो यार, इंसान मंकी की स्पीड बताएगा जो उसको दिख रही होगी, और उसको वो स्पीड दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वो कहां खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। इसलिए आपको मंकी की एक्चुअल स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्वेश्चन है। बोलो भाई कैसे होगा? सबसे पहला, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तरीका बड़ा सिंपल है। ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो रेस्ट में कौन होगा? ए को रेस्ट में करने का तरीका क्या है? 54 ऊपर है तो 54 नीचे दो, इसमें दिया तो इसमें भी दो। बोलो यार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 54, 144 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? साउथ। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, बी किधर जा रहा है? 90 से साउथ में। ग्राउंड है रेस्ट में, लेकिन हमसे कहा जा रहा है जबरदस्ती ग्राउंड की स्पीड बताओ बी के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो बोलो बी को रेस्ट में करना पड़ेगा। बी को अगर आप रेस्ट में करोगे, बी जा रहा है साउथ में, तो बोलो 90 ऊपर देना पड़ेगा बेटा। यही 90 हम ग्राउंड को भी देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? कितना होगा? किधर की तरफ? समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन से एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ग्राउंड भी मूव करता हुआ दिखेगा। दिस इज द एग्जैक्ट केस कि जब आप ट्रेन में बैठे हो, बाहर झांक रहे हो, तो आपको लग रहा है कि जमीन पीछे जा रही है, ग्राउंड पीछे जा रहा है, क्योंकि आप खुद ट्रेन पे बैठे थे। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड कितनी थी? 0। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड कितनी है? 0। तो अब तो मूव करता हुआ कौन दिखेगा? ग्राउंड दिखेगा। ग्राउंड मूव कर रहा है। बोलो यार, आपको अभी आप रेस्ट में लग रहे हैं, लेकिन आप जिस फ्रेम में बैठे हैं, जिस धरती पे बैठे हैं, वो खुद ही घूम रही है। इसका मतलब आप भी मूव कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? नहीं सर, हम भी रुके हैं, जमीन भी रुकी है। बोलो यार, थर्ड पार्ट बताओ। सारा गेम तो इसी में है। VMA, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये वैल्यू दिया है बेटा 18। तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूले पे जाओ तो बहुत सिंपल है। VA की वैल्यू कितनी है? 54। वो उठा के धरो यहां पर, सॉल्व करो, तो आपको मिल जाएगा मंकी की स्पीड, मंकी की एब्सोल्यूट स्पीड, जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। क्लियर है? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? अभी अगली क्लास में हम लोग इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ये तो सिर्फ एक सैंपल था, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।